आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य उपमा ऋचा की लिखी कहानी धूप जैसी एक बारिश। मेरा शहर मेरी ही तरह लगातार 5वें दिन भीग रहा था। घर, मकान, सड़कें तरबतर और फिजा पानी पानी। न मालूम ये आसमान की अपनी जिद थी या खुद धरती की ख्वाहिश, लेकिन पिछले 5 दिनों में जैसे सब कुछ ठहर सा गया था मेरे आसपास। अंधेरा बीतता ही न था, झड़ी रुकती ही न थी, दिन निकलता ही न था, किसी की खबर मिलती ही न थी। उस पर इस धार धार बरसती बारिश में मोहल्ले की बजबजाती नालियों, घर की रिश्ती दीवारों, गुमशुदा बिजली, किचन में औंधे पड़े दूध के भगोने और खत्म हो गई चीनी ने मुझे भरपूर एहसास करा दिया था कि अमीर को गरीब बनते देर नहीं लगती। और सचमुच इस वक्त मैं खुद को गरीब, बेहद गरीब महसूस कर रहा था। चलो एक पल के लिए मैं पकौड़ों को भूल भी जाऊं, लेकिन मौसम की रवायत के मुताबिक एक अदद अदरक वाली चाय तो मेरे सामने होनी चाहिए थी ना। लेकिन है क्या? एक नीम खामोश घर, एक खाली फ्रिज, डिस्चार्ज्ड फोन, बासी अखबार और ता कयामत बरसते रहने का इरादा कर चुका आसमान। माँ ने कितना कहा था, चल ना सुजोय, हमारे साथ दिल्ली चल। लेकिन हफ्ते भर तक पिकुल को न देख पाने के ख्याल से मेरा जी डोलने लगा था और मैं कॉलेज का बहाना बनाकर रुक गया। मगर रुककर भी कौन सा तीर मार लिया मैंने। पिकुल रानी तो बारिश से भी ज्यादा बेरहम निकली, न भिगोती न बरसती, बस एक बदली की तरह हर दम मेरे मन के आसमान पे छाई रहती। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन 5 दिनों में कम से कम 150 बार मैं अपनी खिड़की से झांक चुका हूं, लेकिन एक बार भी उसकी सूरत नजर नहीं आई जिसके लिए मैंने दिल्ली की दावत छोड़कर बगैर दूध शक्कर की चाय पीने की सजा कबूल की और बेवजह का इंतजार मोल लिया। लेकिन दिल की लगी जब इंतजार पर जाकर अटक जाए तो क्या कीजिए। वैसे सच कहूं तो मुझे इस इंतजार शब्द से नफरत है, लेकिन ये इंतजार है कि बचपन से हर दम मेरे साथ ऐसे बंधा फिर रहा है जैसे लट्टू के साथ धागा। पता, जब मैं छोटा था तो दादी के भगवान जी के घर से वापस आ जाने का इंतजार किया करता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मम्मी पापा के ऑफिस से लौट आने का इंतजार करने लगा, फिर भैया और दीदी की तरह अच्छे मार्क्स लाने का। लेकिन आजकल मैं केवल पिकुल का इंतजार करता हूं। इंतजार उसके नजर आने का, उससे नजरें मिलने का, उसके मन तक अपने मन की बात पहुंचाने का, उसकी हाँ सुनने का, उसके हौले हौले मुस्कुराने का और मुस्कुराकर पलट जाने का। मगर जाने कभी ये इंतजार पूरा होगा भी या नहीं? ये लड़की कभी मेरी बात समझेगी भी या नहीं? पिकुल मेरी पड़ोसन है, मेरी हम उम्र, लेकिन स्वभाव में हम दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव जैसे हैं। मसलन वो शांत है, मैं बातूनी। वो अपने आप में सिमटी सकुचाई रहती है और मैं हर दूसरे शख्स से दोस्ती गांठ लेता हूं। वो सुंदरता में कोंकणा सेन जैसी खालिस बंगाली बाला है, जबकि मेरे केवल नाम में बंगाल की खुशबू बची है। बाकी स्टाइल में आप मेरी तुलना शाहिद कपूर से कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह कि मेरा दिल पिकुल की तरह चूजे जैसा नहीं है। वो तो बात बेबात ऐसे फड़फड़ा उठती है जैसे दुनिया भर की तमाम बिल्लियां उसी को दबोचने की ताक में हों। इसीलिए उसने अपने आसपास ढेर सारे नहीं जमा कर रखे हैं। पार्क में जाना नहीं, किसी को फोन नंबर देना नहीं, किसी से बात करना नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन उसकी इस नहीं नहीं के चक्कर में मेरे कितने सपने दीर्घ सूत्रीय योजनाओं की तरह अटके पड़े हैं। खुद मुझको खबर नहीं। कई बार सोचा कि कहां मैं उत्तर सा लड़का और कहां वो दक्षिण सी लड़की है। हम दोनों में इतनी दूरी है, कहां कोई मेल है, कहीं कोई समानता नहीं है। इसीलिए मुझे भी उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन उम्र का असर, मौसमों की साजिश। कभी मुझे अलस भोर में बारिश से छिपने की कोशिश करता पिकुल का चेहरा याद आ जाता, और कभी वो खुद अपनी याद दिलाने के लिए अचानक से मेरे सामने आ खड़ी होती।
पिछले महीने ही तो मैंने कसम ली थी कि अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मगर अगली ही सुबह वो बेमौसम बारिश की तरह मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। अरे तुम सुबह सुबह? बाबा का प्रमोशन हुआ है, माँ ने आप लोगों के लिए संदेश भिजवाए हैं। आंटी कहाँ है? माँ ऑफिस के लिए तैयार हो रही है, ये मुझे दो ना। अरे पूरे नहीं खा जाऊंगा, बता दूंगा माँ को, मैंने जानबूझकर उसको चिढ़ाया। हाय, मछलियों की तरह फड़फड़ाती उंगलियों से जब उसने प्लेट मेरे हाथों में थमाई तो मुझे लगा जैसे कसम को तोड़ने के लिए रिश्वत दे रही हो। मैंने झट से न केवल बीती रात ली गई कसम तोड़ दी, बल्कि आगे से ऐसी कोई भी उल जलूल कसम न लेने की कसम भी खाई। लगता है उसी कसम की बद्दुआ लगी है मुझको, जो आज ऐसे मौसम में मुझको भजिया पापड़ चाय के बिना गुजर करनी पड़ रही है। अरे आसपास कोई मेघदूत हो तो जाओ, जरा पिकुल से मेरे लिए संदेश, वो मेरा मतलब संदेश लेकर आओ रे। अपनी सांकेतिक कोशिशों का हश्र देखने के बाद गर्मी भर में यही होमवर्क करता रहा कि अपने और पिकुल के बीच बातों का पुल कैसे बनाऊं। इसलिए जुलाई की शुरुआत में जैसे ही मुझे पता चला कि पिकुल ने सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी सेंट जॉन्स कॉलेज की ओर लगा दी और हफ्ते भर के अंदर पिकुल के क्लासमेट होने की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली। उसके बाद तो भैया प्लेग्राउंड से लेकर कैंटीन तक, क्लासरूम से लेकर सेंट्रल हॉल तक, कल्चरल एक्टिविटी से लेकर सोशल वर्क तक पिकुल के सामने अपना टैलेंट साबित कर देने का एक भी मौका मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों के अनुभव सुन सुनकर मैं इतना तो समझ ही गया था कि लड़कियां लड़कों को भले इग्नोर कर दें, लेकिन उनके टैलेंट को नहीं कर पाती। उस पे सामने अगर पिकुल जैसी लड़की हो, तब तो हम जैसों के पास नजदीकियां बढ़ाने का एकमात्र सहारा टैलेंट ही होता है। तो बस मैंने इस सहारे का भरपूर सहारा लिया और आखिरकार पिकुल तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो ही गया। ओ, मैं कैसे भूल सकता हूं वो दिन। उस दिन भी बारिश हो रही थी। हालांकि सुबह से अच्छी खासी धूप थी और मौसम में बूंदों के दूर दूर तक आसार नहीं थे, लेकिन इग्नू ऑफिस की ओर जाती पिकुल को देखकर जब तक मैंने कॉलेज ग्राउंड पार किया, एकदम से मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी। बचपन में जब कभी ऐसे बारिश आती थी तो मैं खुश हो जाता था कि आज इंद्रधनुष निकलेगा। न जाने क्यों उस रोज उस पल मुझे फिर से वही ख्याल आया। मैंने वहीं से आवाज लगाई, पिकुल रुकना जरा। वो रुक गई। पेड़ में उलझी धूप का एक टुकड़ा उसके चेहरे पर ठहर जाने की कोशिश करने लगा। उसने अनमना कर बालों को आगे पीछे किया तो जिद्दी टुकड़ा और ज्यादा फैल गया। मुझे उसके चेहरे पर खींच अच्छी लग रही थी, लेकिन जानता था कि वो एक साथ दो बोझ नहीं झेल सकती, इसलिए उसे अपने पास आ जाने को कहा। पर वहां तो बारिश है, पिकुल बोली। हाँ, वहां बारिश है और यहां धूप है, और धूप तुम्हारे लिए नहीं, तुम बारिश हो। मेरे कहने पर उसने जिस अंदाज में शर्मा कर मुझे देखा, मुझे लगा मेरी महीनों लंबी साधना एक झटके में सफल हो गई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इश्क के इम्तिहान और भी हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले फिर जाने फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी। सचमुच पिकुल जब से मेरी दुनिया में दाखिल हुई है, वहां मैं कम हूं, वो ज्यादा। ठीक इसी बारिश की तरह हर वक्त मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजती रहती है, आंखों में उसके रंग तैरते रहते हैं और सांसों में घुली रहती है उसकी पिकुल गंध। लेकिन एक चूजे से दिल लगाने की जो तकलीफ शेर को भुगतनी पड़ती है, वही हम भी भुगत रहे हैं जनाब। कितनी बार उसके लिए झूले की सीट छोड़ी, अरे कितनी बार बेवजह मैथ्स की प्रॉब्लम लेकर उसके पापा के पास गया, कितनी बार जानबूझ के उसके घर के सामने साइकिल खराब होने का नाटक किया, दोस्तों के कहने पे आधा दर्जन जहाज भी उसकी छत पे लैंड करके देख लिए, लेकिन मेरी हर कोशिश उस माटी की माधो के सर के ऊपर से गुजर गई। कसम से मेरे भेजे जहाज जिस तरह मेरी ही आंखों के सामने जमींदोज हुए, दिल रो पड़ा मेरा। अरे वो तो अच्छा था उन हवाओं की चिट्ठियों पर मैंने अपना नाम नहीं लिखा था, वरना क्या पता मेरा भी हश्र वैसा ही होता।
गुस्सा तो ऐसा आ रहा था ना उस दिन कि अभी जाऊं और उसके सारे संदेश वापस करके आ जाऊं, मगर वही उम्र का असर, मौसमों की साजिश। मैं ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर चलता रहा और वो जीरो फ्रीक्वेंसी लिए मेरे आजू बाजू से गुजरती रही। गर्मियों की सुबह, एक रोज मैं रात भर का आलस चढ़ाए भारी कदमों से वॉक पे निकला ही था कि अचानक पिकुल सामने से आती दिखाई दी। भगवान कसम लगा जैसे अंधेरे में ढेर सारे उजाले एक साथ घुल गए हों। मैं लपक के उसकी ओर गया कि चलो आज बातों का श्री गणेश कर ही लिया जाए, लेकिन उसने जिस अंदाज में बातें की, लग रहा था कि मैं जैसे किसी बिना आवाज वाली फिल्म में एंटर कर गया हूं। वॉक पे निकली हो? अकेले? अब क्या रोज टहला करोगी? अरे क्या भगवान ने छोटा सा दिमाग दिया है ना। अरे कभी तो ये बंदी उसका इस्तेमाल कर सकती है? कभी तो गर्दन के बजाय होंठ हिला के जवाब दे सकती है, लेकिन नहीं। बहुत हुआ तो थरथराती पलकें झुका देना या मुस्कुरा के सर हिला देना या फिर ऐसी झप झप आंखों से देखना कि इंसान खुद ही अपनी कही बात के मायने भूल जाए। लेकिन कसम से अब अगर उसको समझाने के लिए कोई नई भाषा भी इजाद करनी पड़ी तो मैं वो भी कर जाऊंगा। अगले रोज मैं दूसरे दिनों की तुलना में थोड़ा जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। सोचा था कि अब से पिकुल के साथ ही कॉलेज जाया करूंगा, लेकिन 2-2.5 घंटे तक नुक्कड़ की दुकान पर इंतजार करता रहा, पर उसका कहीं कोई अता पता ही नहीं था। फोन कर नहीं सकता था क्योंकि उसने मना किया था। घर पे जरूरी लेक्चर का बहाना न किया होता तो शायद बंक भी मार जाता, लेकिन जो बो दिया उसको काटने की जिम्मेदारी तो उठानी पड़ती है ना, इसलिए बेमन से ही सही कॉलेज चला गया। पर लाइब्रेरी की चौखट के भीतर कदम रखते ही क्या देखता हूं कि पिकुल सामने बैठी किताब पढ़ रही है। मैंने हड़बड़ा के सवाल किया तो बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के वो सकपका कर आसपास देखने लगी। हालांकि लाइब्रेरी में इक्का दुक्का लोग ही थे और उनमें से भी किसी का ध्यान हमारी ओर नहीं था। फिर भी उसे न जाने किस बात का डर सता रहा था कि आंखों ही आंखों में बाद में बात करने की ताकीद थमा दी। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। पिकुल न जाने किसको सफाई देने के लिए दूसरी ओर मुंह किए बैठी थी। कैंटीन चले? मैं न्यूज़पेपर में मुंह दिए फुसफुसाया। वहां पूरी पलटन होगी। उसने किताब के पीछे से जवाब दिया। सेंट्रल हॉल? वहां सब लोग आते जाते रहते हैं सब दिन। प्ले हॉल? वहां परिंदा भी नहीं होगा इस समय। उफ, क्या मुसीबत है। डर न हुआ ईश्वर की लाठी हो गया। जब देखो तब बेआवाज पड़ती ही रहती। हालांकि ये बात मैं शुरू से जानता था कि हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा विलन पिकुल का डर होगा, लेकिन जानने के बावजूद सहना मुश्किल हो रहा था। एक बेमौसम बारिश ने हमको ओनली फ्रेंड से स्पेशल फ्रेंड तो बना दिया था, लेकिन हम दो ध्रुवों के बीच डर तीसरे कोण की तरह हरदम मौजूद रहता। अगर बात करना चाहो तो किसी के देख लेने का डर, फोन करना चाहो तो किसी के सुन लेने का डर, कहीं मिलने की कहो तो किसी के आ जाने का डर, चुप रहो तो भूल जाने का डर, याद करो तो बहुत याद आने का डर। इतना डर कि पिछले हफ्ते मैंने पिकुल को कॉलेज के बाद 2 घड़ी लाइब्रेरी में रुक जाने के लिए क्या कहा, इसी बात पे वो ऐसी डर गई कि उस दिन के बाद से सामने नहीं आ रही। अरे इतने में क्या हर्ज था। लेकिन कसम से अब तो लगने लगा है कि हम दोनों उन समानांतर रेखाओं जैसे हैं जो साथ चल सकती हैं लेकिन कभी नहीं मिल सकती, इन्फिनिटी पे भी नहीं। कल रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी, लेकिन बारिश के बाद की धूप से लिपटी सुबह उससे भी ज्यादा बोझिल थी। मुझे याद आया आज फेयरवेल पार्टी थी, कॉलेज का आखिरी दिन। हालांकि भीतर और बाहर का मौसम देखकर मेरा कहीं जाने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी बस इसीलिए चल दिया कि पता नहीं आज के बाद कौन कहां होगा, किसे मालूम। बाहर पेड़ों की शाखों पर पानी का वजन बढ़ रहा था। सड़कें नहा धोकर ताजा दम हो गई थीं और हवा में भी गीली गीली सी महक थी। मेरा शहर जाग रहा था। मैं भी जागते शहर के साथ मुस्कुराना चाहता था, मगर
यादों की मोहर कुछ इस तरह लगी थी होठों पर कि चाहकर भी चेहरे पर हंसी नहीं ला पाया। कॉलेज भी जैसे मैं नहीं, मेरे कदम जा रहे थे। मैं तो कहीं और ही था, खुद से दूर, पिकुल के पास। लेकिन वो थी कहां? कॉलेज पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उसी को ढूंढा। वो सेंट्रल हॉल के बाहर ही खड़ी थी, चेहरे पर वही डर, वही थरथराहट, वही संकोच। न जाने क्यों मुझे लगा कि जैसे मेरी मुट्ठी से कुछ फिसल रहा है। मैं बहुत तेजी से बहता जा रहा हूं, खाली होता जा रहा हूं। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं कब उसके पास गया और कब उसका हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया, मुझे याद नहीं। बस मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, शायद पहली बार या शायद आखिरी बार, लेकिन उसका नाम भर मेरे होठों पर आ पाया, पिकुल। न जाने क्यों पिकुल के जिस डर से आज तक मुझको शिकायत रही थी, इस वक्त वही डर, वही थरथराहट मैं अपने भीतर महसूस कर रहा था। गले में जैसे कुछ अटक रहा था, मानो कुछ छूट रहा हो, और यकायक मेरी आंखें बरस उठी। रोना बंद करो शुजॉय, सब देख रहे हैं। तो क्या? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जवाब में उसकी आंखें यूं थरथराईं जैसे कुछ ऐसा घट रहा था जो नहीं घटना चाहिए था। पिकुल, मैं नहीं जानता कि ये दायरे किसने बनाए। मैं जानता हूं हम तुम बहुत अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? प्लीज इस जुड़ाव को कभी मत टूटने देना। ओ शुजॉय। पिकुल ने मेरे हाथों को अपनी पलकों से लगा लिया, सबके सामने, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल चुके थे। मैं मुस्कुरा दिया, वो भी हंस पड़ी, और हमारे आसपास बारिश में भीगी हुई धूप खिल पड़ी, बेहद खुशनुमा धूप। बस इतनी सी थी ये कहानी।